जून 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ रिवॉल्ट मेरठ से कानपुर जा पहुंचता है और कानपुर की घेराबंदी के दौरान एक रिमार्केबल इवेंट सामने आता है। गोलीबारी के बीच एक तवायफ इंडियन सोल्जर्स के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स पर करेजियसली हमला करती है। पिस्टल से लैस इस तवायफ ने ब्रिटिशर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच टकराव में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्ले किया और ये टकराव एक ब्लडी मैसेकर के फॉर्म में सामने आया। लेकिन अफसोस की बात है कि इतिहास के किताबों में इसका जिक्र तक देखने को नहीं मिलता। हालांकि कुछ स्कॉलर्स और राइटर्स की मेहनत की वजह से ये जिंदा है, लेकिन क्या ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठी उस आवाज में और इंडिपेंडेंस की लड़ाई में तवाइफों का रोल सिर्फ इतना ही था? सवाल बड़ा है और जवाब हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में छिपा है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में तवाइफों का भी कंट्रीब्यूशन था और यह दिखाया गया कि कैसे तवाइफ्स भी ब्रिटिशर्स से इंडिया की आज़ादी चाहती थी। हालांकि सीरीज में इनका देश की आज़ादी के लिए जितना कंट्रीब्यूशन दिखाया गया वो काफ़ी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 1857 के रिवॉल्ट में इन तवाइफों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे हालात बदले वैसे वैसे इनके रुतबे और सोसाइटल स्टेटस में भी कमी आई। इस बदलाव की वजह से इन तवाइफों का इतिहास के पन्नों पर कभी भी फ्रीडम फाइटर्स की तरह सम्मान नहीं मिला और ना ही इनके भूमिका के बारे में कभी बात की गई। लेकिन जैसे आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, वैसे ही सच्चाई यही है कि इंडिपेंडेंस के उस स्ट्रगल में इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर इन तवाइफों ने आज़ादी की उस लड़ाई में किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन दिया और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्हें इतिहास के पन्नों पर कोई जगह नहीं मिल पाई और ये गुमनाम बनकर रह गए। ये मुगल दौर में और हालत में रहा, फिर सिख दौर में और हालत में, फिर धीरे धीरे इस इलाके में तवाइफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते। 1857 के रिवॉल्ट में जहां आज़ादी की आग हर तरफ जल रही थी, उस समय ये तवाइफें दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में रह रही थीं और उस आग को हवा दे रही थी, वो भी पर्दे के पीछे से। इनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद फादर ऑफ द नेशन यानी कि महात्मा गांधी जी को मदद मांगने इन तवाइफों के पास जाना पड़ा। आज हम उन्हीं 5 तवाइफों के बारे में आपको बताएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले आती हैं वो जिनकी कहानी की छोटी सी झलक हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई थी। इनका नाम था अजीजुन बाई। ये ओरिजिनली लखनऊ से बिलोंग करती थी। इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में एक्टिवली परफॉर्म किया और कानपुर की घेराबंदी के दौरान इंडियन सोल्जर्स को भी इंस्पायर किया। इन्होंने एक हाथ में पिस्टल रखकर ब्रिटिशर्स से जंग लड़ी और दूसरे से घायल इंडियन सोल्जर्स की देखभाल की। सिर्फ इतना ही नहीं, अजीजुन बाई ने इस जंग में बाकी विमेन्स को इकट्ठा कर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज की। माना जाता है कि इनके ब्रिटिश सोसाइटी और उनके ऑफिशियल्स से अच्छे रिलेशंस थे और इसी का फायदा उन्होंने उठाया। ये उनके सीक्रेट्स रेबल तक पहुंचाया करती थी और जब इस बात का खुलासा हुआ तो अजीजुन बाई को इसकी कीमत अपनी शहादत से चुकानी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश जनरल हैवलॉक ने अजीजुन बाई को सरेंडर करने के लिए भी कहा था, जिस पर अजीजुन बाई ने अपना सर उठाकर कहा, मुझे बाहरी लोगों की हार के अलावा और किसी चीज की चाहत नहीं है। तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मुझे झुका नहीं सकते। जिस पर जनरल हैवलॉक काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने अजीजुन बाई को शूट करने के ऑर्डर दे दिए। अजीजुन बाई खुद फायरिंग स्क्वाड्स के पास पहुंची और गर्व से अपना सर उठाकर कहा कि मारो गोली। और आज भी अजीजुन बाई के इस निडर अवतार को कानपुर में याद किया जाता है। दूसरी ब्रेव तवाइफ थी कानपुर की हुसैनी बाई। इन्हें बीबी घर मसैकर के कॉन्स्पिरेटर माना जाता है। इस कॉन्स्पिरेसी में कानपुर के एक घर बीबी घर में रेबल फोर्सेस ने अटैक किया था। ये एक ऐसी ट्रैजिक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। तीसरी है बेगम हजरत महल। ये वाजिद अली शाह की वाइफ थी जो कि अवध के लास्ट नवाब थे। शादी से पहले बेगम हजरत महल भी एक तवाइफ थी। 1857 के रिवॉल्ट में हस्बैंड के एग्जाइल के बाद इन्होंने खुद लखनऊ की कमान संभाली
और रिबल्स के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ी। इस दौरान इन्होंने लखनऊ को ब्रिटिशर्स से बचाया, साथ ही सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट भी किया। तवायफ के रोल में चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गौहर जान का, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की फाइनेंशियली हेल्प की। गौहर जान एक काफी फेमस तवायफ और क्लासिकल सिंगर थी, जिनका जन्म 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1873 में हुआ था। दरअसल जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो उन्हें ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए स्वराज मूवमेंट की शुरुआत करनी थी, जिसके लिए उन्हें फंड्स की जरूरत थी और गौहर जान उस वक्त के अमीरों की लिस्ट में आती थी। बताया जाता है कि 1910 में गौहर जान की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए थी। इस फाइनेंशियल सपोर्ट के बदले में गौहर जान की एक शर्त थी, खुद गांधी जी को उनका डांस देखने आना होगा। हालांकि गांधी जी ने अपनी जगह मौलाना शौकत अली को भेज दिया और बदले में गौहर जान ने भी 24,000 की जगह 12,000 की रकम भेजी। और इस लिस्ट में 5वीं हैं हुस्ना बाई, जो बचपन से ही कोठे में बड़ी हुई थी और इन्होंने अपने समय के जाने माने म्यूजिशियन से ट्रेनिंग ली थी। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका सपोर्ट हुस्ना बाई ने भी किया। हुस्ना बाई ने वाराणसी में तवायफों की सभा को चेयर किया और सभा के सभी मेंबर्स को ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरीज पहनने के बजाय लोहे से बनी बेड़ियां पहनने और फॉरेन फूड्स को बॉयकॉट करने को कहा, एज अ साइन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और फ्रीडम फाइटर्स के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को एक्टिवली सपोर्ट भी करती रही। वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इन 5 को इतिहास के पन्नों पर भी गुमनाम नहीं रखा जा पाया, क्योंकि इनकी जाबाजी को छुपाना आसान ही नहीं था। अब बात करते हैं कि आखिर आजादी से पहले इन तवायफों का रुतबा कैसा था। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि तवायफ एंड सेक्स वर्कर्स आर सेम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी कि आजादी से पहले ये तवायफें लिटरेट, फाइनेंशियली साउंड, आर्टिस्ट और रिस्पेक्टेड थी। इनके पास काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और वेल्थ हुआ करती थी। इनके स्टेटस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि किसी व्यक्ति का तवायफ के साथ जुड़ना स्टेटस, वेल्थ और कल्चर का सिंबल माना जाता था और इस समय सोसाइटी में इन्हें गलत या बुरा बिल्कुल भी नहीं समझा जाता था। इंडिया में तवायफ कल्चर की एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है और ये कल्चर मुगल पीरियड में ओरिजिनेट हुआ था, स्पेशली 16th सेंचुरी में, जब मुगल एम्परर अकबर का शासन हुआ करता था। और इसका चलन मेनली नॉर्थ इंडिया के बड़े शहरों में होता था, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। ये तवायफें हाई स्किल्ड परफॉर्मर्स और एंटरटेनर्स हुआ करती थी, जो क्लासिकल म्यूजिक और डांस यानी कि मुजरा जैसी सर्विसेज सर्व करती थी और साथ ही पोइट्री और लिटरेचर्स में भी माहिर हुआ करती थी। और अक्सर इन्हें छोटी उम्र से ही इन आर्ट्स को सिखाया जाता था ताकि ये इनमें एक्सपर्ट बन सकें। उस वक्त तवाइफ सोसाइटी के रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज में इंक्लूडेड थी, लेकिन हालात ऐसे बदले कि बाद में इन्हें डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाने लगा। तवाइफों को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ में तवाइफ, साउथ में देवदासीज, बंगाल में बायजीज और गोवा में नाइकिन्स। शुरुआत में तवाइफों को मुगल नोबिलिटीज और अरिस्टोक्रेट्स यानी कि रईसों से काफी मदद और वेल्थ मिलती थी और मेनली ये शाही दरबार और स्पेशल सेरेमनी में ही परफॉर्म किया करती थी। समय के साथ इनका रोल एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड एक्सपैंड हुआ और ये एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के फॉर्म में सामने आए, जो अपने सोचने और समझने की एबिलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण जानी जाने लगी और सोसाइटी में इन्हें काफी स्टेटस भी मिल गया। ऑथर एंड हिस्टोरियन प्राण नेविल ने अपनी बुक नॉर्थ गर्ल्स ऑफ इंडिया में भी डिस्क्राइब किया है कि 16th और 17th सेंचुरी के समय नॉर्थ इंडिया में तवाइफों के पास कितनी वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज और पॉलिटिकल एक्सेस हुआ करती थी। यहाँ तक कि उस समय जो नोबल फैमिलीज हुआ करती थी वो अपने बेटों को तवाइफों के पास भेजा करती थी ताकि वो उनसे तहजीब और आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन यानी कि बातचीत करने का अच्छा तरीका सीख सकें। मुगल पीरियड यानी कि 1526 से 1761 तक ये तवाइफें अपनी ग्लोरी के पीक पर थीं और इनके कोठे आर्ट एंड कल्चर के सेंटर माने जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये नोबिलिटीज को सेक्स भी ऑफर करती थी, लेकिन इस पर आज तक कोई डेफिनेटिव रिसर्च नहीं हुई जो ये साबित कर सके कि ये कितना सच है। ऑल्दो सेक्स वॉज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, लेकिन इस पीरियड में ये इसके लिए बदनाम बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स और इनमें बहुत फर्क था। उस समय ये कलाकार मानी जाती थी और इन्हें सम्मान भी किसी टॉप नॉच कलाकार जितना ही मिलता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के अराइवल के साथ ही इनका डिक्लाइन करीब आना शुरू हो गया था।
इन द ईयर ऑफ 1608 ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड करती है और वक्त आता है 1765 का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स के लिए, जिससे ब्रिटिशर्स का इंडिया पर कंट्रोल हो गया और यहीं से शुरुआत होती है कॉलोनियल इंडिया की। तब तक मुगल एम्पायर भी काफी कमजोर हो चुका था, क्योंकि 1707 में मुगल एम्पायर के आखिरी पावरफुल रूलर औरंगजेब की डेथ के बाद उसके बेटे बहादुर शाह ने एम्पायर को संभालने की कोशिश की, लेकिन 1712 में उसकी भी डेथ हो गई, जिसके बाद मुगल एम्पायर लगातार और तेजी से डिक्लाइन होता चला गया। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज बढ़ती गईं, तवाइफों का रॉयल पैट्रोनेज कम होता गया और 19th सेंचुरी तक ये अपने डिक्लाइन पर पहुंच गई। इंडिया का 60% हिस्सा डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। ब्रिटिशर्स तवाइफों को गलत नजरिए से देखने लगे और वो इन्हें नॉच गर्ल्स कहा करते थे। इसका मतलब होता है नाचने वाली। ब्रिटिशर्स का तवाइफों को गलत नजरिए से देखने के पीछे एक बड़ा रीजन है विक्टोरियन मॉरलिटी। दरअसल मिड 19th सेंचुरी में बेसिकली फ्रॉम 1837 टू 1901 ब्रिटेन में क्वीन विक्टोरिया का रूल था और इस वक्त बिहेवियर, सेक्सुअलिटी, जेंडर रोल्स और सोशल क्लासेस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। कोई भी सेक्सुअलिटी जैसे टॉपिक्स पर खुल के बात नहीं कर सकता था, पर्टिकुलरली विमेन, जिनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ जिए और इन सभी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। और फीमेल्स के रोल्स डेजिग्नेट कर दिए गए थे, जिसमें मेनली जो आदमी होगा वो घर के बाहर के कामों को संभालेगा और फीमेल घर परिवार संभालेगी। इसके अलावा मैरिजेस को इस वक्त काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। इसी तरह कई और भी स्ट्रिक्ट लॉज थे जो ब्रिटेन में प्रेवलेंट थे और विक्टोरियन मॉरलिटी के चलते इन्हें इंडिया में भी लागू किया गया, जिसकी वजह से तवाइफों का सोशल स्टेटस पूरी तरह से छिन गया और इन्हें तेजी से बदनाम किया गया, जिसकी वजह से तवाइफे सोसाइटी में नाचने गाने वाली के नाम से जानी जाने लगी। और क्योंकि इंडिया में मेनली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, इसीलिए इन्हें अपना आर्ट दिखाने की कहीं जगह नहीं मिली और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के चलते ये ज्यादातर तवाइफे वैश्या में बदल गईं ताकि ये अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। इवन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रिटिशर्स भी तवाइफों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखते थे। 19th सेंचुरी में मुगल एम्पायर तो पहले से ही अपने एंड की कगार पर खड़ा था, जिसकी वजह से काफी तवाइफों ने दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए ऊध स्टेट में मौजूद लखनऊ शहर का रुख किया, जहां के नवाबों ने भी उनकी कला का सम्मान किया। लेकिन यहाँ भी तवाइफे लंबे समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि 1856 में ब्रिटिशर्स ने ऊध स्टेट को कैप्चर कर लिया। इस वक्त तक तवाइफों के साथ साथ आम जनता में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश आ चुका था, जिसकी वजह से 1857 का हिस्टोरिकल रिवॉल्ट सामने आया, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस रिवॉल्ट में तवाइफों ने पर्दे के पीछे रहकर काफी एक्टिव रोल प्ले किया। इनके कोठाज ने रेबल्स के लिए मीटिंग जोन्स का काम किया और जिन तवाइफों के पास ह्यूज अमाउंट में वेल्थ थी, उन्होंने रेबल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इनके पावर और वेल्थ की इंफॉर्मेशन लाइफस्टाइल एज रेजिस्टेंस नाम के ऐसे में भी मिलती है, जिसमें ये एग्जामिन किया गया कि 1858 से 1877 तक लखनऊ सिटी में तवाइफों की इनकम शहर के किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा थी और ये शहर की हाईएस्ट टैक्स पेयर हुआ करती थी। 1857 का रिवॉल्ट अप्रॉक्स 20 डेज तक चला और ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर तो नहीं भेज पाए, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास जरूर करा दिया गया कि अब वो इंडिया में ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले हैं। हालांकि इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स तो इंडिया में ही रहे, लेकिन तवाइफ कल्चर का अंत करीब आ गया, जिसके दो बड़े रीजंस थे। सबसे पहला खुद ब्रिटिशर्स और दूसरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने तेजी पकड़ ली, जिसका मेन एम सोशल इनजस्टिसेस, इनइक्वालिटीज और अदर सोसाइटल इश्यूज को रोकना था। और इस सोशल रिफॉर्म का इम्पैक्ट तवाइफों पर भी पड़ा। लोग तवाइफों और उनके कोठों को गलत नजरिए से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त वैश्यों और तवाइफों को काफी हद तक एक ही समझा जाने लगा था, जिसकी वजह से इनके कोठे और कल्चर लगातार सिमटने लगे। हालांकि ये पूरी तरीके से डिसअपीयर नहीं हुए थे। गौहर जान और हुस्नाबाई जैसे कई बड़ी और फेमस तवाइफे 20th सेंचुरी में भी एग्जिस्ट करती थी। फाइनली 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद तवाइफ का कल्चर सिर्फ हीरा मंडी में सिमट कर रह गया, जहां मेनली प्रोस्टिट्यूट्स ऑपरेट करती थी। लेकिन हीरा मंडी के कुछ एरियाज में अभी भी तवाइफे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करती थी, जिसकी वजह से हीरा मंडी अभी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का सेंटर माना जाता है। लेकिन फिर दिन आता है 14 अगस्त 1947 का, द डे ऑफ पार्टीशन।
इंडिया 2 अलग अलग भागों में बट जाता है, जिसके बाद तवाइफों का पूरा सिस्टम खत्म हो गया। हीरा मंडी पाकिस्तान के हिस्से में गया, जिसके बाद यंग और अट्रैक्टिव दिखने वाली तवाइफें पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स के पहली चॉइस बनी। हीरा मंडी की तवाइफों ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड को ज्वाइन किया, जहां से उन्हें काफी फेम और वेल्थ मिली। कुछ मोस्ट स्किल्ड तवाइफों ने पाकिस्तान की फिल्मों में डांसर का काम किया। हीरा मंडी और उसके सराउंडिंग एरियाज में कई डांसिंग और म्यूजिक क्लासरूम्स थे जो बिल्कुल बंद हो चुके थे, क्योंकि सभी तवाइफे और म्यूजिशियंस इन एरियाज को छोड़कर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे अलग अलग कामों में लग चुकी थी। हीरा मंडी आज भी पाकिस्तान के लाहौर में एग्जिस्ट करता है। अपने हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर से दूर आज यहाँ सेक्स ट्रेड होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ एनफोर्समेंट से इसे काफी हद तक बंद कर दिया है। वहीं इंडिया में डेवलपमेंट और समय के साथ तवाइफ के कल्चर धीरे धीरे पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया है। 1980s में इंडियन सोसाइटी ने कोठों को आर्ट एंड कल्चर का सिंबल मानने से डिसअप्रूव कर दिया, क्योंकि सोसाइटी का मानना था कि कोठों में आर्ट परफॉर्मेंस के नाम पर सेक्स ट्रेड होता था। यहाँ तक कि 1980s के इस समय में कुछ बची हुई तवाइफों को अपनी पहचान को छिपाकर सोसाइटी में एग्जिट करना पड़ा। अब क्योंकि सोसाइटी में इन्हें और इनके कामों को गलत समझा जाता था, यही वो वजह थी जिसके कारण सोसाइटी ने तवाइफ के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया और इन्हीं कामों की वजह से इतिहास के ज़्यादातर किताबों में हमें 1857 के रिवॉल्ट और फ्रीडम स्ट्रगल में इनके कंट्रीब्यूशन को बहुत कम दिखाया गया और डेप्थ में जाने की बजाय ऊपर से ही इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी दी गई है। आप इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल और आर्ट एंड कल्चर में इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।